यस 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 यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल या बैच जीत बैच में, जहां पर आज है आपके पास वर्क पार एनर्जी का वन शॉट। Yes, so now the mic is as well connected. So let's start with the work par energy का वन शॉट। वर्क पार एनर्जी का वन शॉट है आज। सबसे पहले वर्क के बारे में बात करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय वर्क? वर्क क्या होता है? वर्क इज द, देखो, हम कब बोलेंगे कोई वर्क हुआ? वर्क हम तब बोलेंगे जब उस फोर्स, किसी फोर्स के कारण कोई डिस्प्लेसमेंट आ रही है एस, ठीक है। सो व्हेन एफ एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड डिस्प्लेसेस इट, देन देयर इज अ वर्क डन। तब हम बोलेंगे कि वहां पे कोई ना कोई काम हुआ है, कोई ना कोई वर्क डन। हम उसी केस में बोलेंगे जहां पे डिस्प्लेसमेंट हो रही है। अगर फोर्स है पर डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वर्क डन नहीं गिना जाएगा। दिस इज एन इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर दिस। यस, सिमिलरली अब इसका फॉर्मूला क्या होगा फिर? वर्क को हम कहते हैं एफ डॉट एस, इसीलिए वर्क जो है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट से आ रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट क्या है? न्यूटन इनटू मीटर, तो न्यूटन मीटर, और इसको आप कह सकते हो जाउल। न्यूटन मीटर कह सकते हो या जाउल कह सकते हो। तो वर्क जो है एफ डॉट एस से लिख सकते हो, ठीक है। एस इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एफ एंड एफ इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एस, है ना। दोनों दोनों आप यूज कर सकते हो डेफिनेशंस कि आप इसको कैसे लिख सकते हो। वर्क को आप लिख सकते हो एफ इंटू एस, ये मल्टीप्लाई का साइन है, एफ एस लिख लो सिंपल। एफ एस अलोंग फोर्स, डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स ले लो, या फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट ले लो, मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये भी आप कर सकते हो। उसी का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का मतलब है कि उसी डायरेक्शन के अलोंग आपको लेना है, दोनों की डायरेक्शन सेम माननी है, ठीक है। तो ही तो आपका डॉट में क्या होता था? आई डॉट आई वन होता ना, तो ही तो आपका कोई आई कैप जे कैप के कैप इसमें नहीं आएगा, ठीक है। अगर तो क्रॉस होता मान लो, तो नहीं हो पाता ना क्रॉस में, तो फिर ये वेक्टर हो जाता। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू। नेक्स्ट है, ये देखो डॉट का हमने एक्सप्रेशन आपको बता दिया। स्केलर है, जाउल में इसको लिखेंगे। अगर फोर्स वेरिएबल है तो ये फोर्स वेरिएबल होगा, दैट मींस डीएफ, सॉरी एफ अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग लग रहा है ना, तो एफ डी एस आ जाएगा, उसका इंटीग्रल आप कर लेंगे। ये देखो, अब जैसे ये फोर्स दिया हुआ है आपको निकालना है वर्क डन फ्रॉम एक्स इक्वल्स टू जीरो टू एक्स इक्वल्स टू टू। तो कैसे करोगे इसको सॉल्व? देखना, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, फोर्स आपको दिया हुआ है तो एफ डी एस निकाल लो पहले। एफ डी एस का इंटेग्रल दैट इज 10 डी एक्स प्लस 0.5 एक्स डी एक्स का इंटेग्रल। दैट मीन, अच्छा कहां से कहां तक? जीरो टू टू, जीरो टू टू, एक्स की वैल्यू जीरो से लेके टू तक जानी है ना, तो वही यहाँ पे लिखी है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि आपको प्रॉपरली सब कुछ विजिबल है प्रॉपर। जी हाँ, बिल्कुल सही दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब देखो 10 डी एक्स का इंटीग्रल होता है एक्स, तो 10x आ जाएगा फ्रॉम जीरो टू टू, प्लस 0.5 एक्स स्क्वायर बाय टू, यानी कि हाफ है ना 0.5 का मतलब, तो हाफ, और ये क्या है, हाफ एक्स स्क्वायर बाय टू, यानी कि 1/4 एक्स स्क्वायर फ्रॉम जीरो टू टू। अब बस पुट कर लो जीरो टू टू की, आप वो पुट देना, पहले टू पुट करना फिर जीरो से माइनस कर देना, टू पुट करना जीरो से माइनस कर देना, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 प्लस 4/4, 21 जाउल वुड बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखना, अगर हम ग्राफ की बात कर रहे हैं तो हमने अभी पढ़ा वर्क इज इक्वल टू एफ डी एस, तो यहाँ पे एफ डी एस का इंटेग्रल आपको फोर्स वर्क दे रहा है, तो इंटेग्रल जहाँ पे यूज होता है वहां पे हम क्या लेते हैं? एरिया लेते हैं, एरिया अंडर द कर्व। तो ये एरिया अंडर द कर्व हम, क्योंकि वर्क नेगेटिव तो हो नहीं सकता, हमेशा पॉजिटिव ही होगा, तो हमने दोनों का एरिया पॉजिटिव लेना, चाहे एरिया अंडर द कर्व नीचे वाली डायरेक्शन में ही क्यों ना हो, ठीक है। नेक्स्ट, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी, है ना। इसके बारे में आपको पता होगा, कंजर्वेटिव फोर्स वो होते हैं जो इंडिपेंडेंट हो पाथ के, मतलब पाथ पे जिनका काम, जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड कर ही नहीं रहा, चाहे आप जैसा मर्जी पाथ ले लो, उनका वर्क डन पोजीशन पे डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, ये देखो, वर्क डन बाय ग्रेविटी, ये 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 क्या है? इसको कह सकते हो वर्टिकल लेंथ ऑफ, वर्टिकल हाइट ऑफ अ स्टेयर। तो ऐसे स्टेयर्स को एक बॉल क्रॉस कर रही है ना, तो इसमें वर्टिकल हाइट ही हम कैलकुलेट करेंगे। वर्टिकल हाइट का सम मल्टीप्लाई बाय दैट फोर्स हो गया ना, वर्टिकल हाइट का सम तो हो गया डिस्प्लेसमेंट, मल्टीप्लाई बाय फोर्स बाय ग्रेविटी एम जी इंटू डिस्प्लेसमेंट, इनका सम है एच, ठीक है। तो एम जी एच आपके पास आएगा, इस केस में भी एम जी एच आएगा। तो वर्क बाय ग्रेविटी आप कह सकते हो, ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, इसलिए ऐसा हुआ। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही आपके पास पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है, पोटेंशियल इज डिफाइंड फॉर देम ओनली, तो वो भी आप आगे देखेंगे, ठीक है। अब पहले हम बात करते हैं, जहाँ से छोड़ा था वहीं पे करते हैं। इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, हाँ पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता ये सब,
है ना, अभी अभी देखा हमने। डिपेंडेंट ऑन पोजीशन, पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ से अगर यहाँ पे पहुंच गया तो हम सिर्फ ये हाइट मेजर करेंगे वर्क ऑफ ग्रेविटी के लिए। वर्क इज इक्वल टू 0 फॉर क्लोज पाथ, क्लोज पाथ के लिए हम वर्क को 0 मानते हैं बिकॉज डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सारे कौन से हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं। जबकि अगर मैं बात कर रहा हूँ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज की, नॉन कंजर्वेटिव जो है इसका बिल्कुल उल्टा होगा, पाथ पे डिपेंड कर रहे होंगे, वर्क उनका 0 नहीं होगा। फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कोसिटी, बिकॉज यहाँ पे एनर्जी लॉसेस भी होते हैं, एनर्जी लॉसेस भी होते हैं। क्या आपको ये वाला कलर दिख रहा है प्रॉपर, एनर्जी लॉसेस भी होते हैं उसमें? नहीं, ये वाला इतना अच्छे से नहीं दिख रहा, तो हम येलो यूज कर लेते हैं, है ना। तो ये मैंने आपको समझा दिया, वर्क डन बाय ग्रेविटी। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, नाउ फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो आपको पता ही है ना, ये होगा मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेंगे। एस, एस इज डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? जो भी वर्टिकल हाइट है, जितनी हाइट उसने कवर की है, ये हाइट वर्टिकल हाइट है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली। देखो फोर्स नीचे है, फोर्स नीचे है, तो क्या हम इसकी डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स लेनी थी ना, तो ये वाली डिस्प्लेसमेंट क्यों लोगे आप? ठीक है, नेक्स्ट, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का काम देखना, फ्रिक्शन का काम यहाँ पे मैं सब कुछ लिख के लेके आया हूँ पहले से, ठीक है। तो आपको पता है नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर हो जाएगा, बिकॉज ये इस मोशन में, इसका मोशन जो है y एक्सिस के अलॉन्ग नहीं हो रहा है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है ना। ये जा रहा है x मीटर्स इस साइड या x टाइम्स इस साइड, है ना। तो आपको पता है फ्रिक्शन फोर्स म्यू एन, दैट इज म्यू mg, बिकॉज म्यू एन की वैल्यू कितनी है, mg है ना, तो म्यू mg हो जाएगा ये फोर्स। ठीक है, अब हमें पता है, ठीक है, हाँ, एज फ्रिक्शन इज अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट, क्या ये फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का फोर्स इस साइड है, डिस्प्लेसमेंट इस साइड है, तो माइनस ऑफ फ्रिक्शन, यानी माइनस ऑफ फ्रिक्शन मींस इस साइड वाला फ्रिक्शन, माइनस ऑफ फ्रिक्शन इज अलॉन्ग द डिस्प्लेसमेंट। और आपको क्या लेना था, फोर्स अलॉन्ग द डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, तो माइनस एफ इंटू एक्स, दैट इज माइनस म्यू के एम जी एक्स। अब के क्यों लिया हमने, म्यू के क्यों लिया, बिकॉज ये चल रहा है, रेस्ट पे थोड़ी है, रेस्ट पे होता तो हम लेते म्यू एस। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन के कारण काम नेटवर्क, नेटवर्क याद रखना 0 होता है, और काइनेटिक के लिए इट इज नॉन जीरो फॉर कंप्लीट साइकिल। ठीक है, वर्क बाय स्प्रिंग, देखो स्प्रिंग का वर्क अगर आपको निकालना तो आपको पता है स्प्रिंग का फोर्स, एक मिनट ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं इस पेज पे। यू नो दैट फोर्स बाय स्प्रिंग इज माइनस के एक्स, है ना। अब ये एक्स पे डिपेंड कर रहा है, पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, मतलब ये फोर्स जो है वो डिपेंडेंट है, वेरिएबल कह लो इसको। ठीक है, तो वर्क विल बी इक्वल टू माइनस के एक्स डी एक्स का इंटीग्रल अभी तो बताया था, जो वेरिएबल फोर्स होगा ऐसे निकालते हैं, दैट इज माइनस के एक्स स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल, दैट इज इक्वल टू माइनस के, बस बाकी तो वैसे आप कर ही लोगे। ठीक है, माइनस को अंदर लेके जाओगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस बन जाएगा, यहाँ पे माइनस, तो ये आ जाएगा, देखो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। और अगर हम माने कि एक्स इनिशियल 0 है, वो एक्स इनिशियल नेचुरल लेंथ पे ही था, तो कोई इलोंगेशन या कंप्रेशन तो नहीं हुई है ना, दैट मींस ये 0 है, तो फिर आप क्या मानते हैं, माइनस के एक्स स्क्वायर बाय 2। देखो ये आपका यहाँ पे एक्सप्रेशन आया है, के एक्स स्क्वायर बाय 2 या माइनस के एक्स स्क्वायर बाय 2। ठीक है, नेक्स्ट देखो, काइनेटिक एनर्जी सबको पता है हाफ एम वी स्क्वायर, मोमेंटम सबको पता है एम वी। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के अगर हम रिलेशंस की बात कर रहे हैं, तो देखो काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब अगर मैं इसमें एक एम से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो क्या ये ऐसा बन जाएगा, हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, हाफ पी बाई एम, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, तो पी इज इक्वल टू, एक मिनट, हाँ, पी स्क्वायर बाय 2m इज इक्वल टू के ई, एक रिलेशन आपके पास ये आ जाएगा, पी इज इक्वल टू रूट 2 के ई एम, दूसरा रिलेशन ये आ जाएगा। तो ये दोनों रिलेशन आपके यूज होंगे, आपसे पूछा जाएगा अगर ये हमने 10% बढ़ाया है तो बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी परसेंट बढ़ेगी, इस तरह से क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब आपके पास आ जाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा unless and until any external forces there, आपने पढ़ा ना, that F is equal to dp by dt, F एक्सटर्नली 0 है तो फिर क्या मोमेंटम चेंज होगा, नहीं, तो वो कंजर्व रहेगा, उतना ही रहेगा फॉर अ सिस्टम। जैसे ये था, हमने मान लिया ये वाला पार्ट, देखो इसमें क्या है, एक बुलेट आ रही है जो कि इस मास को
इस मास के अंदर जाएगी, ठीक है। अब इसमें दो केसेस हो सकते हैं, या तो ये बुलेट इसके अंदर ही चली जाए और इसके साथ ही मास के साथ चली जाए, ठीक है, या तो ये हो सकता है कि बुलेट इसको क्रॉस कर जाए, है ना। देखो इफ बुलेट कम्स आउट, अगर बुलेट बाहर आ रही है तो इनिशियली तो मास तो रेस्ट पे था, तो इसकी तो कोई वेलोसिटी नहीं है ना, इसका जो इनिशियल मोमेंटम है दैट इज m इंटू जीरो, तो वो तो हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो m इंटू यू कहाँ पे आई कैप में इज इक्वल टू एम वी वन इसकी इनिशियल वेलोसिटी की जगह फाइनल वेलोसिटी m v1 आई कैप, और इसकी फाइनल वेलोसिटी हमने मान ली v2, तो m v2 आई कैप, और इससे आप v2 निकाल सकते हैं, यानी कि इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं, तो वो आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। अगर बुलेट और मास एम्बेड हो गए, मतलब बुलेट मास के साथ ही जा रही है, जैसे समझो यहाँ पे ये बैग है कोई, इसकी मदद से हम एक बार इसको ट्राई कर लेते हैं समझना, ठीक है ना। जैसे ये है आपके पास एक बैग है ना, आई होप एंड बिलीव आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, पीछे कुछ लिखा तो है ना, ठीक है। ये है एक बैग, ठीक है। अब ये बुलेट है, मान लीजिए ये बुलेट आई, इसके साथ चले गया, इसके साथ चला गया, दैट मीन्स आपका कौन सा केस है, ये वाला केस है। और अगर इसके साथ ना गया तो क्या होगा, ऐसे इसको चीर के उस साइड चला गया, धरती का सीना चीर के उस साइड चला गया, धरती का सीना तो कैसे चीरेगा, बैग को चीर के, कोई भी मास को चीर के चला गया, तो आप ये वाला केस यूज करेंगे, ठीक है ना। अब इसमें भी कुछ नहीं है, फाइनली क्या होगा, इनकी वी फाइनल एक ही होगी, बिकॉज ये एक साथ जा रहे हैं तो एक ही वेलोसिटी से जाएंगे ना, तो हमने मास ऐड कर दिया इनटू वी फाइनल, तो वी फाइनल निकाल सकते हो। सिंपल, आपको एक ही चीज याद रखनी है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, रिकॉइल ऑफ गन, क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा, नहीं, एज नो एक्सटर्नल फोर्स, पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल, है ना, दैट इज इक्वल टू जीरो। इसमें जीरो क्यों है, बिकॉज इनिशियली बुलेट और ये जो है आपकी गन रेस्ट पे थी, फाइनल भी तो रेस्ट में होंगी ना कभी तो रुकेंगी, ठीक है। तो इनिशियल हमने ले लिया जीरो, फाइनल क्या है, एम वी आई कैप, सॉरी सॉरी सॉरी, बुलेट का मास है ये स्मॉल एम, तो स्मॉल एम यू आई कैप, बिकॉज ये आई कैप में जा रही है और वो उस साइड जाएगी ना, तो माइनस एम वी आई कैप, तो वी आप निकाल सकते हो, वी क्या है, रिकॉइल वेलोसिटी है ना, रिकॉइल ऑफ गन, तो रिकॉइल ऑफ गन विल बी एम यू बाई कैपिटल एम। अब अगर आपको मान लो दी हुई है रिलेटिव वेलोसिटी, तो रिलेटिव वेलोसिटी में क्या होगा, देखना आगे। अच्छा देखो, पहले तो u जो है, ये जो u है, ये वेलोसिटी ऑफ बुलेट है विद रिस्पेक्ट टू गन, वही कहा मैंने, अगर रिलेटिव वेलोसिटी दी हुई है तो क्या होगा केस, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन दैट विल बी दिस, ये आपने पढ़ा हुआ है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन निकालनी है, तो गन का माइनस कर दोगे उसमें से, है ना, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन दैट इज ui प्लस vi दैट इज इक्वल टू v बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, v बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन है ये, सॉरी ग्राउंड है ये भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है और ये विद रिस्पेक्ट टू गन है, तो अगर आपको विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालनी है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना ना, बिकॉज ui क्या था, u इज द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू गन, उसमें से आप ऐड कर दीजिए, यहाँ पे तो माइनस में था ना, उस साइड गया तो प्लस हो जाएगा ना, वी गन आपने प्लस कर दी, तो आपको वी बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मिल जाएगी, दैट इज व्हाट, फिर आप यहाँ पे पुट कर देना जो आपको पुट करना है एग्जाम्पल, ठीक है ना। जंपिंग फ्रॉम कार्ट, कार्ट था, एक कार्ट चल रहा है, आपने उसमें से जंप कर दिया, अब कार्ट भी पीछे जाएगा, आप आगे जाएंगे, कार्ट पीछे जा रहा है वी वेलोसिटी से, आप आगे जा रहे हैं यू वेलोसिटी से, कार्ट का मास है कैपिटल एम, आपका मास है स्मॉल एम, वही है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वी यानी कि वही आप क्या करोगे, ये आपके पास रिलेशन आ गया, कैसे आया ये देखना, सबसे पहले कैपिटल एम स्मॉल वी इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा, दैट मीन्स कैपिटल एम वी माइनस एम यू इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज यहाँ पे भी इनिशियली जो रेसिपी होगा ना काट मान लो, ठीक है, तो फिर इसका हमने इनिशियल जीरो मान लिया, देखो ये जीरो आ गया, फिर एम वी बिकॉज कैपिटल एम वी इस साइड है और स्मॉल एम यू उस साइड, तो इनमें माइनस का साइन लगा दो किसी एक में, है ना, उस साइड जाएगा, तो वो यही वाला रिलेशन आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट, अगर यू जो है विद रिस्पेक्ट टू काट दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, एम यू और नीचे टोटल मास लोगे फिर, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम कुछ भी नहीं है, क्या है इसमें कि वर्क और एनर्जी का ये रिलेशन दिखाता है कि जो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव हो या नॉन कंजर्वेटिव हो, उनको हम लिख सकते हैं डेल्टा के ई, डेल्टा के ई मतलब काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना, तो ये वर्क हो गया, ये काइनेटिक एनर्जी हो गया, है ना, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। फाइंड मैक्सिमम इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग, इसका आपको मैक्सिमम इलोंगेशन निकालना है, सबसे पहले तो फॉर मैक्सिमम इलोंगेशन आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम ये कब इलोंगेट होगा, देखना एक टाइम आएगा जब ये, फॉर मैक्सिमम इलोंगेशन आपको केस क्या होगा कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो, है ना, बिकॉज फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी फिर ये वापस आना स्टार्ट हो जाएगा, इज इट ओके और नॉट,
आई होप एंड बिलीव आपको समझ आ रहा हो। पहले ये जाएगा धीरे धीरे आराम से जाएगा, एक वेलोसिटी अटेन कर लेगा, उस वेलोसिटी के बाद ये नीचे जाएगा, वहां पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर ये वापस ऊपर आएगा जब इसके ऊपर स्प्रिंग का फोर्स लगेगा, है ना। तो एट मैक्सिमम इलोंगेशन स्प्रिंग फोर्स जो है इसके mg के बराबर हो जाएगा सबसे पहली बात, एंड वेलोसिटी विल बी 0। तो आप इसको केसेस को लेकर आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये देखो फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉक्स एज इट पासेस थ्रू द मेन पोजीशन, इसमें भी वही लगेगा वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना। तो अब वो वाला एक बार मैं आपको पीछे वाला करके दिखा दूं क्या। वर्क एनर्जी थ्योरम सबसे पहले मैंने मान लिया कि इसकी मैक्सिमम इलोंगेशन है से x, दिस इज इट्स मैक्सिमम इलोंगेशन x, ठीक है ना। अभी ये नेचुरल लेंथ पे है। सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, वर्क बाय कंजर्वेटिव केस पे कोई ग्रेविटेशन का फोर्स लग रहा है ना, एक ग्रेविटेशन का लग रहा है, तो mg x, है ना, बिकॉज mg x इसके ऊपर ग्रेविटेशनल का फोर्स लगेगा इस टाइम पे, ठीक है। एंड इफ आई टॉक अबाउट द वर्क बाय दैट स्प्रिंग, दैट इज हाफ kx स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, इनिशियली 0 पे है, फाइनल भी 0 ही है ना। तो आप इसको सॉल्व कर लेना, यू विल बी गेटिंग, आपको क्या चाहिए था, x चाहिए था, x से x हट जाएगा, आपको चाहिए x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 2mg/k, ये आपका आंसर होगा 2mg/k। नेक्स्ट फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉक्स एज इट पासेस थ्रू द मेन पोजीशन, ये इसकी मेन पोजीशन है, इसमें से आपको वेलोसिटी निकालनी है, आप होमवर्क में कर लेना, इसमें भी आपको वर्क एनर्जी थ्योरम में लगानी है, बिकॉज ये वन शॉट है तो हम जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। फाइंड वेलोसिटी मैक्स ऑफ द ब्लॉक, आपको बतानी है मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, इसके पास यहाँ पे फ्रिक्शन भी है, हमने एक्सटर्नल फोर्स इस साइड दिखा दिया हुआ है, मैक्सिमम वेलोसिटी आपको निकालनी है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी ये भी आसानी है, ठीक है। मैक्सिमम वेलोसिटी का केस कब होगा, जब इक्विलिब्रियम में उसको वेलोसिटी कांस्टेंट मिल चुकी होगी, वही उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, ठीक है। दिस यू कैन एज वेल डू इन योर होमवर्क। फाइंड मैक्सिमम, फाइंड एम ए मिनिमम, इसका आपको मिनिमम मास निकालना है सच दैट द ब्लॉक ऑफ स्मॉल m ब्रेक्स ऑफ द ग्राउंड, इसमें भी आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, आपको ये आंसर भी मिल जाएगा, ठीक है। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम आ गई, ये आपको पहले से पता होगी वैसे तो, है ना। इनिशियल मोमेंटम प्लस माइनस एफ डी टी इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। एफ डी टी क्या है, व्हाट इज एफ डी टी, इंपल्स, ठीक है। प्लस माइनस क्यों, अगर मान लो स्पीड बढ़ रही है तो प्लस लेते हैं, स्पीड कम हो रही है तो माइनस लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी यू, आपको पता है ये सारे रिलेशंस, अगर किसी ने पढ़ा होगा तो उसको पता ही होगा, है ना। ये तो आपके क्लास 12th में भी आते हैं, कहाँ पे, सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वाले टॉपिक्स में आते हैं, है ना। जब आप वर्क कंजर्वेटिव, वर्क स्लोली, ये सब निकालते हैं, तो वर्क कंजर्वेटिव माइनस डेल्टा यू के बराबर है, एंड वर्क एक्सटर्नल डेल्टा यू के बराबर होता है, ठीक है। इससे आप वर्क के फॉर्मूले वगैरह जो है पुट कर सकते हो। U दैट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर मुझे निकालनी है, दैट विल बी माइनस mgh, बिकॉज ग्रेविटेशनल वर्क क्या था, व्हाट वाज द वर्क बाय ग्रेविटी, दैट वाज mgh, ठीक है। और वो वर्क बाय एक्सटर्नल होगा क्या, तो बस उसमें देखो, वो वर्क बाय एक्सटर्नल स्लोली थोड़ी, वो तो वर्क कंजर्वेटिव है, वर्क कंजर्वेटिव का नेगेटिव कर दोगे तो आपको पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी, इसका नेगेटिव कर दिया तो हमें पोटेंशियल एनर्जी मिल गई। वर्क बाय स्प्रिंग वाज माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, तो उसका नेगेटिव कर दिया तो आपको हाफ के एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। ये एक रिलेशन आता है दैट एफ कंजर्वेटिव इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन बनता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर ये क्वेश्चन आपके पास आता है तो ये मतलब कई लोग हैं जो छोड़ के आएंगे, है ना। वैसे तो आसान है ये भी। फोर्स बाय कंजर्वेटिव फोर्स की बात हो रही है सिर्फ, माइनस डी यू बाई डी आर आप इसको लिख सकते हो, माइनस डी यू बाई डी आर, माइनस डी यू बाई डी आर। जैसे आप देखना, बोला कि ये पोटेंशियल जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये तो वेक्टर है, तो इसको करेंगे कैसे, देखना। जब इसे डिफरेंशिएट करते हो ना इसको, तो आप एक्स वाई को कांस्टेंट लेते हो, सॉरी वाई जेड को कांस्टेंट लेते हो, तो आपको फोर्स मिल जाता है एक्स का। अगर आपने वाई को रखा है और एक्स और जेड को कांस्टेंट माना है, तो आपको मिलेगा फोर्स वाई एक्सिस का वाई के अलॉन्ग, यानी के कैप, है ना, आई कैप जे कैप सॉरी। और के कैप कब मिलेगा, जब एक्स और वाई को कांस्टेंट रखा है, जेड को आपने माना है। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ये देखो, एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको सॉल्व करते हैं। आपको दिया हुआ है u इज इक्वल टू दिस, फाइंड द फोर्स एंड एक्सेलरेशन फॉर मास इज इक्वल टू 2 kg एट 111। तो पहले फोर्स निकाल लेते हैं। वी नो दैट F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी टी, सॉरी डी एक्स आएगा, डी यू बाई डी आर होता है ना, तो इस बार R की जगह x है ना। अब देखना, अगर मुझे निकालना है फोर्स अलोंग x, फोर्स अलोंग x का मतलब मैं वही कंपोनेंट्स को क्या करूंगा, मैं मेरे अलावा मेरे को सिर्फ x वेरिएबल देखना है, बाकी सारे क्या है, कांस्टेंट हैं। तो x वेरिएबल दैट मीन सिर्फ वेरिएबल यही वाला पार्ट होगा 28x का क्यूब, और बाकी y इज कांस्टेंट, तो इसका कांस्टेंट का 0 होता है, इसका भी कांस्टेंट का 0 रहेगा। f जो ये आई कैप में है, ठीक है।
एफ वाई के लिए सिर्फ ये वाला वेरिएबल, बाकी सारे कांस्टेंट, कांस्टेंट का जो है डेरिवेटिव जीरो होता है। तो इसका अच्छा देखना एक और चीज, यहाँ पे माइनस का साइन भी था तो यहाँ पे माइनस भी आएगा, ठीक है। एफ वाई अगर मुझे निकालना है तो एफ वाई के लिए क्या हो जाएगा, 8 1 8 24 24 वाई स्क्वायर। जेड के अलॉन्ग अगर आपको निकालना है तो दैट विल बी, सिर्फ ये वाला वेरिएबल है, बाकी सारे कांस्टेंट्स हैं। तो 9 3 27 27 जेड स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे माइनस माइनस के साइन लगाना मत भूलिएगा, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस आपसे हमने कहा है फाइंड फोर्स एट 1 1 1। क्या हो जाएगा, -28 आई कैप, -24 जे कैप, -27 के कैप। एक्सेलरेशन निकालनी है तो आपको पता है F इज इक्वल टू एम ए, आपको मास दिया हुआ है, मास इज इक्वल टू 2 kg, तो ये 2 आ जाएगा, तो इसको 2 से डिवाइड कर दोगे आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 28/2 यानी -14 आई कैप, -12 जे कैप एंड -27/2 के कैप। तो ये आपके एक्सेलरेशन का आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अभी तो है इस चैप्टर में काफी कुछ। इक्विलिब्रियम के बारे में हम बात कर लेते हैं, इक्विलिब्रियम की चर्चा करते हैं थोड़ी सी। कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, बिकॉज ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन भी आपको देखना है, इसलिए है अभी इसमें काफी कुछ। कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब वो पॉइंट जहाँ पे फोर्स जीरो हो और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो। देखो फोर्स जीरो है, फोर्स जीरो है, ठीक है। इफ स्लोप इज इक्वल टू जीरो, स्लोप जीरो कब होगी, जब डी यू बाई डी आर जीरो होगा, यानी कि कह सकते हो जो है पोटेंशियल कांस्टेंट है, ऐसा कह लो, है ना। स्लोप ऑफ यू एक्स ग्राफ का नेगेटिव इज इक्वल टू फोर्स। इफ यू इज मिनिमम स्टेबल इक्विलिब्रियम, मैक्सिमम है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, कांस्टेंट है तो आप कह सकते हो, ये क्या लिख दिया मैंने, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये आपको क्रिटिकल पॉइंट्स देगा, है ना। देखो आपको यू का कोई भी फंक्शन दिया हो तो आप उसमें मैक्सिमम मिनिमम लगा सकते हो। मैक्सिमम मिनिमम से आपको क्या मिलेगा, मिनिमम वाला पॉइंट, मैक्सिमम वाला पॉइंट, है ना। वन सिंगल डेरिवेटिव आपको दे देगा क्रिटिकल पॉइंट्स, डबल डेरिवेटिव करोगे आपको मिलेगा मिनिमम मैक्सिमम कांस्टेंट वाला, ठीक है। जैसे ये देखना, इफ यू इज इक्वल टू दिस फाइंड एफ ऑन मास एम एट दिस। फोर्स निकालना है तो आसान ही है, सी है, सिंपल है। आपको दिया हुआ है यू, आपको पता है एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, ठीक है, फॉर वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो एफ एक्स अगर मुझे निकालना है तो मेरे ख्याल से आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ एक्स वाला है, तो साइन एक्स कॉस वाई, ऐसे भी कर सकते हो, या सिंपल आप क्या करो, इसका डेरिवेटिव निकाल लो, ठीक है ना। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, साइन का होता है कॉस, तो कॉस, और अंदर जो एंगल लिखा हुआ है उसका भी डेरिवेटिव दोबारा होगा। अब अंदर अंदर क्या लिखा हुआ है, एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव तो वन ही होगा, है ना, बिकॉज एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन होता है, और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव वैसे भी जीरो ही होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई। नेक्स्ट, एफ वाई मतलब वाई वाला क्या है, वेरिएबल है, तो वो क्या होगा, साइन एक्स प्लस वाई का इंटेग्रल, दैट विल बी कॉस एक्स प्लस वाई, है ना। अब अब अंदर क्या है, वाई प्लस एक्स, तो इसका भी आपका डेरिवेटिव तो वाई प्लस एक्स का वन ही रहेगा, ठीक है ना, बिकॉज वाई ही वेरिएबल है, एक्स तो कांस्टेंट है ना एफ वाई के लिए। तो ये आई कैप का है, ये जे कैप का है। आपसे मैंने बोला है एट 0, मतलब ये आई कैप है, ये जे कैप है ना, माइनस का साइन रह गया। अब आपको क्या निकालना है, एट 0, मतलब एक्स इज इक्वल टू 0 एंड वाई इज इक्वल टू π/4। π/4 मीन्स cos π/4, दैट मीन्स 1/√2, तो 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप, यानी कि -1/√2 आई कैप। अब यू नीड दिस, इसका आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो किसी वेक्टर का, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर का होल रूट, तो 1/2 प्लस 1/2 दैट इज 2/2, 1 आना चाहिए आंसर। नेक्स्ट, a particle is moving in circular path of radius a under the action of interactive potential A, find its total energy। आपको एनर्जी निकालनी है इसकी, u आपको दिया हुआ है -k/2r², ठीक है। पार्टिकल इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस a, एक सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस है आपके पास a,
अंडर द एक्शन ऑफ दिस फोर्स, दिस पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी, फाइंड इट्स टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी निकालने के लिए क्या करोगे, आपको काइनेटिक एनर्जी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी, हिंट दे रहा हूँ थोड़ा सा, काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए आप पहले इसका फोर्स निकाल लो। चलो हम पहले फोर्स निकाल लेते हैं, ठीक है। फोर्स क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, के 2r⁻², यानी कि आप कह सकते हो ये आपके पास आएगा फोर्स। इसमें तो फोर्स में कोई वो नहीं है ना, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो इट विल बी लाइक -4 नहीं 2k 4k r⁻ है -1, यानी कि 4k/r, -4k/r आ जाएगा। माइनस रहने के ना, -du/dt होता है ना, -du/dr होता है ना, तो -4k/r आ गया। दिस इज द फोर्स ना, दिस इज द फोर्स। तो आपको इन्होंने कुछ और दिया हुआ है क्या, टोटल एनर्जी निकालनी है, यू आर गिवन अ फोर्स ओनली। Particle is moving in a circular path of radius a under the action of interactive potential u is equal to -k/2r square. Find its total energy, ठीक है। तो नहीं, अरे ये क्या हो गया, क्वेश्चन में तो इतना कुछ ही दिया हुआ है, तो एक बार मैं इसको दोबारा से लिखता हूँ, अगले पेज पे ना कर लें इसको। कहाँ गया, यू आर गिवन, देखो टोटल एनर्जी हम क्या कह सकते हैं, पोटेंशियल के बराबर कह सकते हैं ना, सॉरी वर्क के बराबर कह सकते हैं। एनर्जी और वर्क तो सेम ही होता है, तो आप वर्क निकाल लो इससे, ठीक है ना। जस्ट फाइंड द वर्क बाय इट, वर्क निकाल लोगे तो आपको मिल जाएगा, है ना, इसका आंसर। सो यू नो दैट पार्टिकल, तो पहले आप इससे फोर्स निकाल लो, फोर्स निकालने के बाद वर्क तो निकल ही जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। उसको एक आर से मल्टीप्लाई कर देना था, तो हमारा सही तो कर रहे थे हम। कहाँ गया वो, फोर्स हमने क्या निकाला था, देखो -k 2r⁻² है, इसको आप डेरिवेटिव करोगे और पीछे माइनस का साइन लगाना भूलना मत, ठीक है। तो ये माइनस भी बाहर चला गया, तो हम इसमें प्लस ही रहने देते हैं बाहर, तो इसको dr के साथ डेरिवेटिव कर दोगे, दैट विल बी गिविंग यू -2, सॉरी -4 आ जाएगा ना, k/r, -4k/r इज इक्वल टू फोर्स। फोर्स ये है, दिस इज फोर्स, नाउ मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट इन्होंने दी नहीं हुई, तो आप इसको dr के साथ क्या कर दोगे, इंटीग्रल कर दोगे इसका, है ना, यही होगा। तो यार इन्होंने ना, मेरे ख्याल से देयर मस्ट बी अ मिस्टेक इन द क्वेश्चन, लेट मी चेक फर्स्ट। एक बार मैं इसको चेक करके बताता हूँ आपको, या एक मिनट वेट करके ना इसको हम, एक मिनट, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ पे जा रहा है ना, तो पहले हम ना कंसेप्ट हमारा बिल्कुल सही लगाया था कि फोर्स तो वही रहेगा। ये सही है हमारा यहाँ तक कि हमने -du/dr कर देना है। अब पहले हम du/dr निकाल लेते हैं, इसका डेरिवेटिव अगर हम करेंगे, दैट विल बी गिविंग अस, इसकी आपको पावर एक बढ़ानी होती है ना, हाँ, तो पहले आप फोर्स निकाल लो ना, फोर्स निकाल लो, फोर्स इससे निकलेगा -du/dr से, आपको आर दिया हुआ है -k/2r से, ठीक है। इसको फोर्स निकालोगे, इसका माइनस हमने बाहर ले लिया डेरिवेटिव से, k/2r⁻² है, इसका डेरिवेटिव निकालना है आपको, ठीक है। तो r⁻² है, -2 पीछे आ जाएगी और इसके पास एक पावर ऐड हो जाएगी, यानी r⁻1 बन जाएगी, -2 आ गई पीछे, यानी कि माइनस तो पहले से बाहर था, +2 हो गया, और k/r आ रहा है। अच्छा ये जो है k/r, बिकॉज ये सर्कुलर मोशन में है, तो आपको पता है ये सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा, है ना।
तो k/2 आपके पास आ जाएगा हाफ mv² के बराबर। नाउ k/2 minus k/2 r²। दिस शुड बी दी टोटल एनर्जी। तो ऑप्शन में ही नहीं है। एक बार मैं चेक करूं क्या क्वेश्चन में कोई मिस्टेक तो नहीं है। लेट मी चेक फर्स्ट। क्वेश्चन तो यही है, आई हैव चेक्ड इट, बट व्हाई इट इज नॉट कमिंग। देयर माइट बी सम मिस्टेक इन आवर कैलकुलेशंस। एक बार दोबारा करके देख लेते हैं, है ना, क्योंकि कंसेप्ट तो यही होगा इसका। तो देखो -k/2r⁻², तो इसका -2 चल गया पीछे। ओफो, यहीं पे गलती थी पहले से ही। डेरिवेटिव निकालोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 के r⁻³ आएगा ना। हम पता नहीं क्या लिख रहे थे, r⁻1 ऐड ही करी जा रहे थे, पता नहीं क्यों। तो आ गया, वो तो इंटीग्रल में होता है ना ऐड, तो kr/3 आ जाएगा। दैट विल बी इक्वल टू mv²/r, बिकॉज ये क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है ना, तो उसमें सर्कुलर मोशन में आपको क्या होगा, mv²/r के बराबर होगा ना फोर्स। फोर्स तो mv²/r के बराबर, क्योंकि सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन में आपने पढ़ा है सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा ये। तो r से ये r का स्क्वायर आ जाएगा। आपको निकालना है, डिवाइड बाय 2 कर दो, तो k/2r²। तब ये k/2r² है, ये -k/2r² है, तो आंसर आना चाहिए 0 टोटल एनर्जी। नेक्स्ट, पावर की बात कर रहे हैं। पावर इज रेट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम, W/T, W और जूल पर सेकंड, ठीक है, वॉट या जूल पर सेकंड। पावर इंस्टेंटेनियस में आप dW/dt करेंगे, है ना। ये क्या है, ये भी रेफरेंस डिपेंडेंट होती है, ठीक है। तो देखना, अब इसमें भी वही है, ये ऊपर वाला एरिया, इसमें एरिया क्यों आ रहा है, अच्छा हाँ, ये पावर और टाइम का ग्राफ है ना, तो PT। अब इस बार वर्क डन नीचे का हम नेगेटिव ले रहे हैं, सॉरी, ठीक है। इस बार ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा पावर और टाइम के ग्राफ में, ठीक है। नेक्स्ट ये देखो, ये डेरिवेशन है। आपको पता है dW/FdS लिख सकते हो, FdS/dt, ठीक है। तो F.V आ जाएगा, मैकेनिकल पावर के बराबर होता है ये। दिस इज मैकेनिकल पावर। अब ये देखना, ये एक बार क्वेश्चन चेक करोगे, 1 मिनट, ये वाला क्वेश्चन चेक करना आप तब तक। आई होप एंड बिलीव ये आप कर पाएंगे सॉल्व। चलो लेट्स सी दिस क्वेश्चन नाउ। एन एलिवेटर इन अ बिल्डिंग कैन कैरी मैक्सिमम ऑफ 10 पर्सन, 10 पर्सन को कैरी कर सकती है। द एवरेज मास ऑफ ईच पर्सन बीइंग 68 kg, ठीक है। तो हमने एक एलिवेटर बना लिया जिसमें 10 पर्सन आ सकते हैं, ठीक है। मास ऑफ एलिवेटर इटसेल्फ इज 920 kg, तो यहाँ पे आएगा, ये तो हो गया क्या, इसका मास, इसका वेट, वेट नॉट मास, ठीक है। तो ये 920 के जी, इसको आप 920 g आप कह सकते हो ना, सॉरी। और इसी में बंदे हैं, बंदों का मास भी नीचे जाएगा 68, बिकॉज 10 बंदे तो 680 हो जाएगा, 680 g। g इज नॉट ग्राम, इट इज एक्सेलरेशन, दैट 10 होती है ना इसकी वैल्यू, ठीक है। और इट मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। स्पीड इसकी है 3 मीटर पर सेकेंड। द फंक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन इज 6000 न्यूटन। एलिवेटर इज मूविंग अप जा रही है, तो ये हो गया, ये कांस्टेंट स्पीड है इसकी, ठीक है। अपोजिंग द मोशन, मतलब अपोजिंग द मोशन वाला फोर्स भी नीचे लगेगा, 6000 न्यूटन। पावर डिलीवर्ड बाय मोटर टू द एलिवेटर मस्ट बी एटलीस्ट, पावर बतानी है आपको सबसे पहले, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है तो टेंशन फोर्स ही होगा जो उसको ऊपर लेके जा रहा होगा, है ना, राइट और नॉट। तो टेंशन फोर्स होगा जिसको ऊपर लेके जा रहा है। सबसे पहले तो हमने इसका वेट निकाल लिया, टोटल वेट इसमें कितना होगा, टोटल वेट, वेट की बात कर रहा हूँ, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 920 प्लस 9200 प्लस 6800, दैट मीन्स फोर्स हम निकाले ना, 0 0 0 9 1 10 और ये आ गया 16, 16,000, 16,000 न्यूटन। ये सही है क्या, यहाँ तक आप सबका भी आ गया होगा मेरे ख्याल से, है ना। बाकी हम देखते हैं, 16,000 न्यूटन तो ये आ गया। अब अपोजिंग द मोशन वाला फोर्स भी नीचे ही होगा, है ना, और टेंशन फोर्स उसके बराबर होना चाहिए, ताकि वो कांस्टेंट स्पीड है। वो कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो टेंशन का फोर्स भी कितना होना चाहिए फिर, 6,000, क्योंकि ये भी नीचे है, प्लस 16,000, दैट मीन्स 22,000।
ठीक है, तो ये टेंशन फोर्स आ गया 22,000 के बराबर। और अब आपसे उन्होंने कहा है पावर निकालनी है, फोर्स आपके पास है तो इनटू वेलोसिटी कर दो, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, 66,000 डी ऑप्शन। एनर्जी इज कंजर्व, एनर्जी कंजर्वेशन आ गया कि एनर्जी आप कंजर्व कर सकते हो, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, पोटेंशियल एनर्जी इनर फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। वर्टिकल सर्कुलर मोशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसमें आपको कुछ याद नहीं रखना, सिर्फ आपको याद रखना कि अगर ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है, ये क्या हो रहा है, इफ इट इज स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग के केस में ये स्लैक हो जाएगी और अगर रॉड होगी तो स्लैक नहीं होगी। अब स्लैक कहाँ तक हो सकती है, सबसे पहले अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रह रही है तो ये कभी भी स्लैक नहीं होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट आगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी इक्वेशंस कैसे कैसे बनेंगी, सबसे पहले आपको हमेशा ही वर्टिकल सर्कुलर मोशन में रेडियस के अलोंग सारे फोर्सेस को क्या करना है, बैलेंस करना है। बैलेंस मतलब रेडियस के अलोंग उसको उसके कंपोनेंट्स लेने हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ, हमने वेलोसिटी दे दी इसको u, लेट्स से दिस साइड, अब इसकी वेलोसिटी फाइनल होगी v। ठीक है, ये क्या है, ये टेंशन हो गया, ये mg है। अब mg का cos थीटा यहाँ पे, बिकॉज ये थीटा है ना, तो ये भी थीटा होगा और इसका cos थीटा इधर आ जाएगा, sin थीटा इधर आ जाएगा। ठीक है, तो mg cos थीटा, mg sin थीटा, mg sin थीटा इज इक्वल टू v। v क्यों, why v will be taking no, see टेंशन माइनस mg cos थीटा इज अंदर की साइड वाला फोर्स। अब अंदर की साइड वाला फोर्स क्या होता था, सेंट्रीपिटल, तो टेंशन माइनस mg cos थीटा विल बी mv स्क्वायर बाय, बिकॉज इसकी लेंथ है l, तो mv स्क्वायर बाय l। टेंशन कैन नेवर बी जीरो फॉर दिस थीटा, क्यों नहीं जीरो हो सकता बताओ, टेंशन हमेशा ही प्लस में जाएगा, और बिकॉज आपको पता है cos थीटा फ्रॉम 0 to 90 इंक्रीज ही होता है, डिक्रीज कभी भी नहीं होता। ठीक है, तो नो स्लैकिंग विल बी देयर, एनर्जी इज कंजर्व्ड, एनर्जी कंजर्व रहेगी, आप इससे एनर्जी कंजर्वेशन लगा के वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूँ 0 to 90 डिग्री, 0 to 90 डिग्री में u, ये क्या लिख दिया मैंने, u इज इक्वल टू रूट टू जी एल। ये आप ऐसे दिस इज नथिंग, ये तो मैंने ऐसे ही पता नहीं क्या अपने रेफरेंस के लिए कुछ लिखा होगा। ठीक है, हाँ अब ये देखना कि अब थीटा जो है, मतलब जो एंगल है वो 90 से ऊपर चला गया, मतलब अब ऑब्ट्यूज एंगल स्टार्ट हो गए। ठीक है, ये वाला हमने मान लिया थीटा। अब हमारी इक्वेशन कैसे बनेगी, टेंशन mg, ये थीटा है। अब ये ट्रायंगल ऐसे देखो, ये क्या होगा 90 माइनस थीटा, तो mg cos 90 माइनस थीटा mg sin थीटा होता है ना, mg sin थीटा mg cos थीटा, और ये वेलोसिटी है। ठीक है, तो यू नो दैट mg, अब ये टेंशन प्लस mg sin थीटा इंटरनल फोर्स है, बिकॉज यहाँ से आप डिस्टेंस मान रहे हो l, तो दैट विल बी mv स्क्वायर बाय l, mv स्क्वायर बाय l विल बी टेंशन प्लस mg sin थीटा। एंड अगेन आप t कैन बी जीरो, t जीरो हो सकता है, क्यों, बिकॉज mg sin थीटा की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो sin थीटा फ्रॉम 0 टू, मतलब आप 0 to 90 थोड़ी दे रहे हो, तो 90 से बाद दे रहे हो ना, 90 के बाद sin थीटा तो है धीरे धीरे कम होता है, आपने ग्राफ देखा है, 90 के बाद वो धीरे धीरे कम होता है ना टुवर्ड्स जीरो। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि स्लैक हो सकता है, और स्लैक कब होगा, व्हेन विल बी इट बी वेल व्हेन इट विल बी स्लैकिंग, जब टेंशन जीरो हो गया। टेंशन जीरो हो गया मतलब mv स्क्वायर बाय l और mg sin थीटा जीरो बराबर हो गए, सॉरी। ठीक है, तो ये अब u इज बिटवीन रूट 5gl एंड रूट 2gl फॉर टेंशन इज इक्वल टू जीरो। सबसे पहली बात, अच्छा यहाँ पे हमने, मुझे याद आ गया वो मैंने क्या लिखा था, ये मैंने वो लिखा कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी कि वो उसी क्वाड्रेंट में रहे 0 से 90 डिग्री के फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहे, तो रूट 2gl होगी। ठीक है, तो रूट 2gl जब है उसकी वेलोसिटी, तो रूट 2gl जब उसकी वेलोसिटी है, दैट मींस वो इसी पाथ को बार बार ट्रेस करके आता जाएगा, बॉल पेंडुलम है ना, ये जो भी स्ट्रिंग है। ठीक है, अब अगर हमने मान लिया कि वो आ गया ऐसे, थर्ड क्वाड्रेंट में उसने मोशन स्टार्ट कर दिया, इनिशियल हमने दी थी u, फाइनल होगी v। अब बताओ सबसे पहले टॉप पॉइंट पे देखना, टॉप पॉइंट पे क्या क्या हो सकता है, चलो पहले हम यही देखते हैं। ठीक है ना, अब इस बार mg नीचे है, ये थीटा है, तो ये भी थीटा हो गया, तो mg cos थीटा आएगा अंदर की तरफ, mg cos थीटा अंदर की तरफ है और टेंशन भी अंदर की तरफ ही रहेगा ना, तो mg cos थीटा प्लस टेंशन दैट विल बी mv स्क्वायर बाय r। टेंशन कैन नेवर बी जीरो आफ्टर टॉप पॉइंट, बिकॉज यहाँ से अगर इसने पार कर दिया तो टेंशन जीरो हो ही नहीं सकता, क्यों, फिर से mg cos थीटा आ गया है ना, और cos थीटा फ्रॉम जो है इंक्रीज करता है, डिक्रीज नहीं करता इस उसमें, है ना। अब अगर हम बात करें टॉप पॉइंट की, तो टॉप पॉइंट पे ये ऐसा होगा। ठीक है, यहाँ पे ये वाला टॉप पॉइंट पे mg, बिकॉज mg ऐसे ही रखेगा, उसका कोई कंपोनेंट तो लेना नहीं पड़ेगा, और प्लस टी, mg प्लस टी विल बी mv स्क्वायर बाय l, mg प्लस टी विल बी mv स्क्वायर बाय l, एंड वेलोसिटी विल बी रूट gl। ये क्या लिखा है, हाँ अगर टेंशन जीरो हो गई तो लिखा होगा, हाँ टेंशन अगर जीरो है, मान लो टेंशन जीरो है, टेंशन जीरो का मतलब ये स्लैक कर गया, यहाँ से ऐसे वापस आ गया, रूट जी एल अगर वेलोसिटी है। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे। ठीक है, और ये चीज देखना, हमने क्या माना, हाफ एम यू स्क्वायर, बिकॉज एनर्जी कंजर्व रहेगी, हमने कोई कुछ फोर्स वगैरह थोड़ी लगाया एक्सटर्नल,
हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम जी एल। अब एम जी एल कहाँ से आया, यहाँ से हाफ एम वी स्क्वायर लगाना था ना, तो वी आपने देखा रूट जी एल है, तो पुट कर दो, प्लस टू एल जी एम, टू एल एम जी, ये क्या है, फोर्स बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी का वर्क यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ ना, तो वो ये, ठीक है। देखो 12 इंटू एम जी, तो u इज इक्वल टू रूट टू फाइव जी एल। ये आपको रूट फाइव जी एल, आपको याद रखना है कि अगर एक स्ट्रिंग है तो अगर उसने रूट फाइव जी एल से छोड़ा है तो वो हो सकता है कि यहाँ पे टेंशन जीरो हो, बट अगर टेंशन उसमें से हमसे हल्का हल्का सा भी ज्यादा दे दी ना, दैट मीन वो पूरा सर्कुलर मोशन कर लेगा। तो रूट फाइव जी एल आपको याद रखना है कि रूट फाइव जी एल वो वेलोसिटी है जिससे एक स्ट्रिंग का मोशन हो जाता है, ठीक है। एट यू इज इक्वल टू रूट थ्री जी एल। अब देखो रूट थ्री जी एल रूट टू जी एल और रूट फाइव जी एल के बीच में आता है, मतलब यहाँ पे स्लैकिंग की कंडीशन बनेगी, यहाँ पे कहीं होगी वो बॉल, है ना, ना सेकंड मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में होगी, है ना। तो यहाँ पे स्लैकिंग की कंडीशन आ सकती है, तो टेंशन इज इक्वल टू जीरो के लिए आप ये वाला कंडीशन यूज कर सकते हो, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, या आपने वो एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया, ठीक है, तो आपको ये थीटा मिल जाएगा जहाँ पे वो स्लैक करेगा और वेलोसिटी मिल जाएगी आफ्टर द स्लैकिंग, ठीक है। तो ये इस साइड से जाएगा, इस तरह से जाएगा, एच मैक्स विल बी वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू जी, बिकॉज यहाँ पे वी स्क्वायर कॉस क्यों लिया आपने, तो एच मैक्स तो हम जब भी लिखते तो वी स्क्वायर साइन स्क्वायर लिखते थे, यहाँ पे हमने कॉस क्यों लिया, बिकॉज देखो क्या आ रहा है, कॉस का कंपोनेंट आ रहा है ना एच मैक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल, तो इसलिए हमने कॉस लिया है, ठीक है। इस इससे देख लेना ना, कॉस का आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब स्ट्रिंग और ये वाला पार्ट कि हमने एक ट्यूब ली है जो कि अंदर से ऐसे ही है, खोखली है अंदर से, ठीक है, इस तरह से हमने इसको वेलोसिटी दे दी, ये भी सेम आएगा, बस टेंशन और नॉर्मल रिएक्शन का फर्क होगा। इसमें नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा, पहले तो अगर मैं बात करूँ इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो नॉर्मल रिएक्शन कभी भी जीरो नहीं हो सकता, सेकंड क्वाड्रेंट में नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो सकता है और ये ऐसे आ सकता है गिर के, थर्ड क्वाड्रेंट में नॉर्मल रिएक्शन कभी जीरो नहीं हो सकता, इसके बाद तो अगर ये यहाँ से आगे चला गया तो कभी जीरो नहीं हो सकता, मतलब इसमें भी आपको रूट टू फाइव जी एल ही यूज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूँ फॉर अ रॉड, रॉड के लिए कभी भी स्लैकिंग नहीं हो सकती, देयर विल बी नेवर बी स्लैकिंग, ठीक है। इनिशियल हमने मान लिया कि लास्ट पे जो वेलोसिटी है वो जीरो हो गई, हमने लेट कर लिया इस चीज को, ठीक है। तो अगर लास्ट पे वेलोसिटी जीरो हो गई फिर क्या ये स्लैक हो जाएगा, नहीं, इट विल नॉट बी स्लैकिंग, स्लैक थोड़ी होगा। आपको तो ये मिल गया कि अगर लास्ट पे वेलोसिटी जीरो है, नॉर्मल रिएक्शन तो कभी जीरो होगा नहीं ना, इसमें नॉर्मल रिएक्शन क्या, नॉर्मल रिएक्शन तो है नहीं, टेंशन तो कभी जीरो हो नहीं सकता ना, बिकॉज ये तो चिपकी रहेगी इसके साथ, स्लैक थोड़ी करेगी, स्लैक मतलब ढीली थोड़ी पड़ेगी, ठीक है, तो चिपकी रहेगी, रॉड है, ठीक है। तो इसमें वेलोसिटी हमने जीरो करके देख ली, अगर टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो है तो हमें मिल गया इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू फोर रूट फोर जी एल, तो ये यू इज इक्वल टू रूट फोर जी एल और मोर, उसमें वर्टिकल सर्कुलर मोशन जो है कंप्लीट होगा, वीसीएल नहीं वीसीएम आना चाहिए था, ठीक है। ये देखो रूट थ्री जी एल का अगर आपको थीटा निकालना है तो आप होमवर्क में कर लेना, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व ही करना है, जस्ट आपको जो मैंने इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है पहले से ही, ठीक है ना। नेक्स्ट, ये और रोड वाला केस बिल्कुल सेम है, बिकॉज यहाँ पे भी स्लैकिंग का कोई कंडीशन नहीं है ना, अंदर वाले सरफेस पे चल जाएगा, फिर ये उस पे सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाएगा। एट साइन थीटा इज इक्वल टू टू बाई थ्री, इट चेंजेस द सरफेस, सरफेस इसका कब चेंज होगा, जब साइन थीटा टू बाई थ्री हो जाएगा, अगर टू बाई थ्री पे ये सरफेस ऐसा चेंज हो जाएगा, पहले बाहर वाले सरफेस हो जाता है फिर अंदर वाले सरफेस पे आ जाएगा, ये है इसके कहने का मतलब। एनर्जी इज कंजर्व, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो एनर्जी कंजर्वेशन आपको लगानी है हर एक उसमें। नाउ लेट मी सी कितना टाइम है, नहीं तो मैं वो एग्जांपल्स मैंने छोड़े वो भी करवा ही देता हूँ, 43 मिनट्स हुए वो वाले भी कर ही लेते हैं हम, कर ही ले रहे हैं, तो 43 ही हुए हैं, ठीक है। तो कोई फायदा नहीं है ऐसे छोड़ के, कहाँ पे गए वो क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क में दिए थे वर्क एनर्जी थ्योरम के, ये वाला तो हमने देख लिया था ना, टू एम जी वाई के वाला। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है दैट इज, कहाँ गया ये, इसमें भी कुछ नहीं है ना, इस क्वेश्चन में भी आपको वही करना है, वर्क एनर्जी थ्योरम ही लगानी है, तो हम देखते हैं एक बार इसको। वही आपको कहा गया फाइंड वेलोसिटी ऑफ द बॉक्स एज इट पासेस थ्रू द मीन पोजीशन। अब जब ये मीन पोजीशन से पास कर रहा है उस टाइम पे आपको वेलोसिटी निकालनी है, तो पहले आप वही करना है ना। देखो क्या यहाँ पे कोई ग्रेविटी का वर्क होगा, नहीं ग्रेविटी का वर्क नहीं होगा, बिकॉज ग्रेविटी वर्क इज क्या, वर्क क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, ग्रेविटी नीचे लग रही है, डिस्प्लेसमेंट इस साइड या इस साइड हो रही है, तो ग्रेविटी का वर्क नहीं होगा, बिकॉज 90 डिग्री है ना एंगल, तो कॉस 90 जीरो होता है, ठीक है, तो इसमें ग्रेविटी का वर्क तो नहीं होगा ना, फर्स्ट केस की इसमें ग्रेविटी का काम नहीं होगा। सेकंड अगर मैं बात कर रहा हूँ, हम इसमें स्प्रिंग का, इसमें सिर्फ स्प्रिंग का काम होगा, देखना अगर मैंने इसको इस साइड किया, अगर मैंने इस स्प्रिंग को इस साइड किया है, अब मैंने इसको इस साइड खींचा, तो इसके लिए ये क्या है, कंट्रैक्शन है, इसके लिए क्या है, एक्सपेंशन है, ठीक है। सो वर्क डन बाय दिस स्प्रिंग और दिस स्प्रिंग दैट विल बी इक्वल टू हाफ के टू एक्स स्क्र प्लस हाफ के वन एक्स स्क्र, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी जो भी होगी इसकी मीन पोजीशन पे, है ना, हाफ एम बी स्क्र, हाफ एम बी स्क्र,
ठीक है, बिकॉज इनिशियली तो रेस्ट पे था, तो यही आएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सिंपली आपका जो वेलोसिटी का आएगा दैट विल बी k2x² प्लस k1x² बाई m का रूट। चेक कर लो, है ना। यहाँ पे मैं इसको भी चेक कर लेता हूँ, यहीं पे था वो जहाँ से ये क्वेश्चन मैंने डाला था, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं भी, कोई मिस्टेक होगी तो बता दूंगा। नहीं है, सही है सही है सही है, यही इसका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, यही है इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड वेलोसिटी मैक्स ऑफ द ब्लॉक। ब्लॉक की आपको मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है। हमने इसको किसी फोर्स से हमने इलोंगेट करवा दिया, तो ये भी वही है, इसमें भी ग्रेविटी का फोर्स तो होगा नहीं, ग्रेविटी का वर्क तो होगा नहीं, सॉरी वर्क बोलना था। तो हमने मान लिया कि सबसे पहले इसमें क्या होगा, हम उसकी बात करते हैं। अगर हमने कहा कि इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी आपको निकालनी है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे आएगी? इक्विलिब्रियम पे, मैंने आपको पहले बता दिया था। इक्विलिब्रियम पे कब आएगी? जब फोर्स बाय फ्रिक्शन और ये बराबर हो जाएगा ना, फोर्स बाय, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट को वेट करना। अगर मैं बात कर रहा हूँ वर्क डन की, तो दैट विल बी वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ये पहले हम इसका देखते हैं ना, वर्क डन बाय दिस स्प्रिंग। स्प्रिंग का वर्क क्या हो जाएगा? हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस, अब हमने मान लिया कि एक्स जा रहा है ना, तो एफ इंटू एक्स डिस्प्लेसमेंट ना। अब देखो स्प्रिंग का फोर्स अंदर की तरफ है और वर्क दूसरी साइड है, डिस्प्लेसमेंट दूसरी है, तो ये नेगेटिव में आएगा। एंड अगर मैं बात कर रहा हूँ, एक मिनट, इसमें म्यू नहीं है, म्यू हटा दो, म्यू इज इक्वल टू 0 लिखो। म्यू वाला केस नहीं है ये, मेरे ख्याल प्रीवियस प्रीवियस ये क्वेश्चन है और उसमें भी म्यू 0 ही था, है ना। तो ये आप इसको कंसिडर करें, हाफ के एक्स स्क्वायर आएगा, दैट इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले आप टू से मल्टीप्लाई कर लो, आपको बी चाहिए, दैट विल बी इक्वल टू 2f इंटू एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर एम बी स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू, सबसे पहले आपने ये भी देखा ना कि मैक्सिमम जब ये हो जाएगा इलोंगेट, तो ये एफ एक्सटर्नल इसके बराबर होगा, इस फोर्स के बराबर, तो वो भी हम एक बार यूज कर लेते हैं ना। एफ एक्सटर्नल एफ इंटू एक्स, सॉरी, एफ एक्सटर्नल इज एफ दैट इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक है, तो हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात थोड़ी कर रहे हैं। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? एफ बाई के। ठीक है, तो ये आप यूज कर लेना इसमें, है ना। तो वी क्या आ गया आपके पास? 2f(x माइनस के एक्स स्क्र बाई एम का रूट। अब x की वैल्यू आप पुट कर लो, f बाई के दैट विल बी गिविंग यू 2/k माइनस एफ स्क्र बाई के, और नीचे m है ना, मल्टीप्लाइड बाई m है ना, हाफ, इसका पूरे का रूट भी है। तो बस इसको आप सॉल्व कर लेना, बाकी यू कैन सॉल्व इट नाउ। ठीक है ना, मैंने आपको मेनली बता तो दिया ना। एक मिनट को, इसको या तो ऐसा करते हैं, हम अगले पेज पे इसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू यहीं पे पुट कर लो चाहे, ठीक है, यहाँ पे करनी है यहाँ पे कर लो। एक्स की वैल्यू क्या है? एफ बाई के, तो यहाँ पे एफ बाई के आ जाएगा ना, 2f(x) था, और यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस हाफ के एक्स की जगह एफ स्क्र बाई के स्क्र, तो यहाँ से के कैंसिल हो जाएगा, 2f² माइनस एफ स्क्र बाई, यहाँ पे है 2k, इधर है के, यहाँ पे है 2k दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्र। चेक करो, चेक इट आउट। एक मिनट, ये हाफ कैंसिल नहीं होता? हाफ का 2 तो हमने उड़ा दिया था, है ना, तो ये 2 क्यों लिख दिया हमने? ये 2 तो हट जाएगा ना, ये तो हमने पहले उड़ा दिया। ठीक है, ये तो पहले से कैंसिल हमने कर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा हमें? एफ स्क्र बाई के इज इक्वल टू एम वी स्क्र, तो वी विल बी इक्वल टू, सो हमें पता चल गया एफ स्क्र बाई 2 इज इक्वल टू एम वी स्क्र, तो वी इज इक्वल टू रूट ऑफ पी इज इक्वल टू एफ बाई रूट 2m। लेट मी चेक इट एज वेल, ये भी हम एक बार चेक करके आता हूँ, है ना। एक मिनट, जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही है हमारा आंसर, ये वाला आंसर भी सही है। अब एक क्वेश्चन होमवर्क में कर लोगे क्या ये वाला? ये भी करवा ही दूँ, चलो लेट अस सॉल्व इट एज वेल। आपको क्या निकालना है? मिनिमम मास निकालना है ए का,
ए ब्लॉक का मिनिमम मास निकालना है सच दैट द ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m ब्रेक्स ऑफ द फोर्स। अभी जब ये ब्रेक ऑफ करेगा फोर्स ग्राउंड से, तो इसका जो नीचे वाला फोर्स और ऊपर वाला फोर्स बराबर होगा। दैट मीन्स हाफ ऊपर वाला फोर्स क्या होता है, ये मान लिया हमने k माइनस के एक्स दैट इज इक्वल टू एम जी। हम डायरेक्शन नहीं कंसिडर करेंगे, हमें क्या चाहिए है, व्हाट डू वी नीड हेयर, हमें x की वैल्यू चाहिए होगी। तो x की वैल्यू विल बी इक्वल टू एम जी बाई के। एम जी बाई के आपको यूज कर लेनी है, ठीक है। नाउ जस्ट यू नीड टू अप्लाई दैट वर्क एनर्जी थ्योरम ओनली। इसके ऊपर कितना फोर्स, हमने मान लिया कि ये x नीचे जाएगा है ना, और ये x ऊपर जाएगा, यही होगा। मतलब जी जस्ट ये तो जस्ट ऊपर जा रहा है, तो ये x नीचे चला गया ना, उसको ऊपर लेके आने के लिए जब ये इलोंगेट होगा तो इसकी इलोंगेशन x ही होगी, इसकी इलोंगेशन x हो गई है ना। तो जस्ट एम ए इसका मास इंटू जी एक्स, फोर्स बाय ग्रेविटी, वर्क बाय ग्रेविटी ना। अब इसके ऊपर वर्क बाय ग्रेविटी होगा क्या, हाँ होगा, बट वो पहले हम एक के लिए लिख लें। ये एक्चुअली तो अभी उठा ही नहीं है ना, तो इसके ऊपर क्या ही वर्क बाय ग्रेविटी होगा। हमने कहा जस्ट ब्रेक्स ऑफ, मिनिमम निकालना है ना। अब इसका के एक्स स्क्वायर आ जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इस साइड है और ये जाएगा उस साइड फोर्स, ठीक है। तो हमने इसको माइनस में कंसिडर किया है, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। बस सिंपली आप x की वैल्यू पुट कर दो एम जी बाई के, तो एम ए जी एम जी बाई के माइनस हाफ के एम स्क्र जी स्क्र बाई के स्क्र दैट इज इक्वल टू 0। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों बराबर हैं, दैट मीन्स एम ए जी एम जी स्क्र एम बाई के इज इक्वल टू हाफ एम स्क्र जी स्क्र बाई के। तो ये के से के कैंसिल, एम से एम का एक पार और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। सो आपको क्या मिला, एम ए इज इक्वल टू एम बाई 2। यही आपका आंसर होना चाहिए। और ये भी मैं एक बार चेक करके आता हूँ। यस दिस इज करेक्ट, ये भी करेक्ट ही है हमारे पास। सो विद दिस हमने मेरे ख्याल से सारे जो होमवर्क वाले क्वेश्चन थे वो भी हमने निपटा दिए हैं, ये वाला हमने कर लिया। हाँ तो बस यही आपके पास आज का कंटेंट। चलिए फिर मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, श्याम श्रीमन नारायण, राम राम।